A piece of iron is heated in a flame. It becomes red, dull red, then becomes reddish yellow and finally turns to white hot. तो ये किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन किससे जाएगा? तो इसका जाएगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। कैसे? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डोमिनेंट वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो जब कम होती जाएगी तो सबसे पहले जो आएगी वो रेड हॉट आएगी, रेड रेड हॉट, ठीक, रेड। फिर रेड से वेवलेंथ और कम होगी तो येलो की तरफ जाएगी, फिर येलो से और कम होगी तो वो ग्रीन ऑरेंज, रेड से पहले ऑरेंज बनेगी, रेड से पहले ऑरेंज बनेगी, ऑरेंज से येलो की तरफ जाएगी और उसके बाद फिर सारे कलर्स आएंगे तो वो वाइट हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किससे एक्सप्लेन होता है? ये एक्सप्लेन होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, डी पार्ट। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं दो मेटल रॉड है 1 और 2, दोनों की लेंथ सेम है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है और कंडक्टिविटी K1 और K2 है, एरिया A1 और A2 है और रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो 1 में है वो 4 गुना है 2 में। तो 1 में कितना होगा रेट ऑफ हीट कंडक्शन? तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L ओवर KA। K में और A में अंतर है, K1 A1, बाकी लेंथ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ये पहली रॉड का हीट कंडक्शन है, वो 4 गुना है दूसरी रॉड के। तो दूसरी रॉड में कितना होगा? तो टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों में ही सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है, बट उसका K2 है और एरिया A2 है। तो ये इक्वेशन बनी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन ये बन रही है K1 A1 जो है वो 4 गुना होगा किससे? K2 A2 से। सो योर आंसर इज ए पार्ट, 22 का ए पार्ट। If the radius of a star is r and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is q? Rate of energy production q है, यानी पार जो है वो q दी हुई है, पार जो है वो q दी हुई है। और q क्या होती है? तो q होती है आपकी सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है तो एमिसिविटी तो 1 हो जाएगी, यानी q किसके बराबर हो जाएगा? q हो जाएगा सिग्मा, एरिया क्या लिखेंगे हम? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और टेम्परेचर टी की पावर 4। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? टेम्परेचर ही पूछ रहे हैं। तो जो टी की पावर 4 आपको मिलने वाला है वो आपका आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और टेम्परेचर निकालेंगे तो इस पूरे की पावर क्या कर देंगे हम? 1/4। तो आपको आंसर बनेगा डी पार्ट, डी पार्ट आंसर बन जाएगा। 24th में कह रहे हैं एक स्लैब है, स्टोन की स्लैब है, उसका एरिया दिया हुआ है आपको, थिकनेस दी हुई है और एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम। लोअर सरफेस पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और एक ब्लॉक रखा है आइस का उसकी अपर सरफेस पे, तो अपर सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे में 4.8 kg आइस मेल्ट हो जाती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं, ठीक। तो समझने की बात यह है कि ये मान लिया एक स्टोन की स्लैब है, आपको इसका एरिया पता है, आपको इसकी थिकनेस पता है और थर्मल कंडक्टिविटी लेट से K है और नीचे का टेम्परेचर है 100, ऊपर का टेम्परेचर है 0। तो पर सेकंड कितनी हीट फ्लो कर रही होगी ये आप लिख सकते हो, कितनी हो जाएगी हीट फ्लो? तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 अपॉन L ओवर KA, इतना पर सेकंड हीट फ्लो करेगी। तो 1 घंटे में कितनी हीट फ्लो कर जाएगी? तो इसमें 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतनी हीट फ्लो कर जाएगी 1 घंटे में। और 1 घंटे में जो हीट फ्लो कर रही है वो कर क्या रही है? वो हीट 4.8 kg आइस को मेल्ट कर दे रही है। तो कितनी हीट के बराबर होगा? तो वो हो जाएगा 4.8 kg में कितनी हीट लगने वाली है? इंटू 3.36 इंटू 10⁵, इतनी जूल हीट लगने वाली है। ये लेटेंट हीट दी हुई है आपको आइस के मेल्टिंग की। ये तो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। नीचे का टेम्परेचर 100 है, ऊपर का टेम्परेचर 0 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 हो गया। तो पर सेकंड कितनी हीट फ्लो करेगी कंडक्शन के थ्रू? तो L टेम्परेचर डिफरेंस ओवर L ओवर KA, और ये 1 सेकंड की हीट फ्लो है। तो 1 घंटे में कितनी फ्लो कर जाएगी? तो इंटू 3600, और ये हीट होनी कितनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए ताकि 4.8 kg आइस मेल्ट हो जाए। तो 1 kg आइस को मेल्ट करने में इतनी हीट लगती है, तो 4.8 को मेल्ट करने में इंटू 4.8, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप ऐसा यूनिट में डालना, एरिया डालना मीटर स्क्वायर में, दिया है मीटर स्क्वायर में, थिकनेस मीटर में डालेंगे, सही है। तो आपको ये थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। सॉल्व खुद ही करना है आपने।
A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two ends conducts an amount of Q in time T। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं। तो दो रिजर्वॉयर हैं और उनके बीच में एक ये मेटल की रॉड लगी हुई है और टी टाइम में Q हीट कंडक्ट कर दे रही है। तो Q बाई टी जो है वो हीट करंट बन जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L ओवर K। ठीक, उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मेटल रॉड को मेल्ट करके एक नई रॉड बना रहे हैं आधी रेडियस की। अब आप ध्यान से सोचते जाना, अगर रेडियस आधी होगी, रेडियस अगर आधी हुई होगी तो एरिया 1/4 हो जाएगा, और एरिया 1/4 हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रखना है, उतना ही मटेरियल है, तो लेंथ 4 गुना हो जाएगी। अब लेंथ अगर 4 गुना हो गई, एरिया 1/4 हो गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L ओवर K। तो लेंथ हो गई आपकी 4 गुना, तो इंटू 4, और एरिया 1/4, तो 4 इंटू 4 ऊपर पहुंच के 16, रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा तो हीट करंट 16 गुना कम हो जाएगी, और हीट करंट 16 गुना कम हो जाएगी तो पहले टी टाइम में अगर क्यू करंट जा रही थी तो अब टी टाइम में Q/16 करंट जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। रेडियस आपने कर दी हाफ, तो एरिया हो गया 1/4, एरिया 1/4 होगा तो रेजिस्टेंस लेंथ जो है वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, वही मेटल की रॉड है, उसी को मेल्ट करके नई मेटल की रॉड बनाई है। तो लेंथ अगर हम 4 गुना करें, एरिया 1/4 करें, तो रेजिस्टेंस जो है वो 16 गुना हो जाएगा, और 16 गुना अगर रेजिस्टेंस हो गया तो करंट 16 गुना कम फ्लो होगी। यानी पहले टी टाइम में अगर क्यू करंट फ्लो हो जा रही थी तो अब उसी टी टाइम में Q/16 करंट फ्लो होगी, 16 गुना करंट कम फ्लो होगी। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। 26 करते हैं। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, और आउटर सरफेस ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है टी टेम्परेचर की। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे पहले। तो ये मान लिया कि स्टार है जिसका रेडियस r है, टेम्परेचर T है, और यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस पे यहाँ कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो रिसीव हो रही होगी। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम भी होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, खाली पर यूनिट एरिया नहीं, टाइम भी तो बताना पड़ेगा। पर यूनिट एरिया के साथ पर यूनिट टाइम भी होना चाहिए, पर यूनिट टाइम। तो ये पर सेकंड कितनी एमिट कर रहा होगा, पार। तो पार कितनी होगी, तो पार हो जाएगी सिग्मा, E1 है, ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट कर रहा है, एरिया होगा 4πr² T की पावर 4, इतनी पार एनर्जी पर सेकंड रेडिएट करेगा। और ये एनर्जी जो है वो कैपिटल R रेडियस के बड़े स्फीयर पे गिर रही होगी जाके ऐसे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी पूछ रहे हैं आपसे। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी हो जाएगी पार अपॉन एरिया, और एरिया जो डालोगे वो बड़े स्फीयर का डालोगे 4πR²। तो क्या आंसर बनने वाला, 4π तो कट गया, तो सिग्मा स्मॉल r² T की पावर 4 अपॉन कैपिटल R²। सो योर आंसर विल बी, क्या आंसर बनेगा, ए पार्ट। ठीक है, तो जो आंसर मैच कर रहा है वो क्या मैच कर रहा है, आपका ए पार्ट। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होना चाहिए, और ये इसको कहते हैं इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी होती है पार अपॉन कितने एरिया पे वो पार फैल रही है। तो वो पार फैल रही है टोटल 4π कैपिटल R² एरिया पे। 27 क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें सन को हम जो है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे, और आउटर रेडियस उसकी जो है वो स्मॉल r है। मान लीजिए सन है, इसकी आउटर रेडियस स्मॉल r है, और टेम्परेचर आपका T डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ से पूछ रहे हैं कि ब्लैक बॉडी की तरह एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे r डिस्टेंस पे जो है वो इंटेंसिटी क्या होगी, पार रिसीव्ड बाय यूनिट एरिया। पार रिसीव्ड, पार पर यूनिट एरिया मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी पूछ रहे हैं आपसे कि r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पार पर यूनिट एरिया मतलब इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, P अपॉन 4πR² करेंगे, सिंपल। और P कितना होगा, तो P हो जाएगा सिग्मा, E तो 1 है, और स्टार का एरिया, सन का एरिया कितना होगा 4π स्मॉल R², और टेम्परेचर T की पावर 4। अब T तो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 ऐड करेंगे इसमें,
273 ऐड करके उसकी पावर 4 करेंगे और अपॉन नीचे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन था प्रीवियस जैसा ही, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब जो 28th क्वेश्चन है, 28th में कह रहे हैं एक ब्लैक बॉडी है 227 डिग्री सेल्सियस पे किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रही है, 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, और जब वो 727 हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, सेम यूनिट्स में हम बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जो हीट रेडिएट होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले हीट रेडिएट थी 7 यूनिट कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और टेम्परेचर कितना था, तो 227 प्लस 273, तो ये 500 केल्विन हो जाएगा। और दूसरे केस में पावर रेडिएट पूछ रहे हैं और टेम्परेचर 727 प्लस 273 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो डबल हो रहा है और टेम्परेचर की पावर 4 है, तो पावर रेडिएटेड जो है वो 2 की पावर 4 16 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले अगर 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है तो इंटू 16 कर देंगे, तो ये लगभग 112 यूनिट वही रहेगी जो भी यूनिट है। ठीक है, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका आंसर जो बनेगा वो इसमें बी पार्ट देख लेना, बी पार्ट 112 लिखा हुआ है, वही आंसर बन जाएगा। दो एंड जो है रॉड लेंथ एल की, एरिया ए है, टेम्परेचर T1 T2 पे मेंटेन्ड है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहे हैं, स्टडी स्टेट में क्या होगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही है, dQ/dt इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी पार्ट। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, किस रेट से एनर्जी एमिट करेगा, तो टेम्परेचर निकालना है पहले कैल्विन में, तो ये 1000 कैल्विन हो जाएगा। तो ये जो भी रेट एनर्जी का होगा वो T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, तो 1000 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आंसर बनेगा, ए पार्ट।